साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। धर्म और राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटे हुए देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, या यूं कह लें कि उन जागरूक ओबीसी के लिए खबर आई है जिनको यह समझ में आ रहा है कि उनके हक और अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है। खबर यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव आईएएस आनंद कुमार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन भगवान लाल साहनी जी के तरफ से एक पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव आर सुब्रमण्यम को लिखा है 1 अप्रैल को। अब सवाल ये उठता है कि पत्र में आखिर ऐसा क्या है कि वो देश की इतनी बड़ी खबर बन गई। पत्र में एनसीवीसी के सेक्रेटरी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सेक्रेटरी से अनुरोध किया है कि 2021 में जो जनगणना होना है उसमें जो 10 नंबर का कॉलम है उस 10 नंबर के कॉलम में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए। मतलब उन्होंने जो 3 अनुरोध किए हैं उसमें तीसरे नंबर पर अनुरोध किया है कि 10 नंबर के कॉलम में जो अभी तक लिखा हुआ है कि घर के मालिक SC ST ऑब्लिक अदर शब्द जो लिखा हुआ है उसमें अनुरोध किया गया है, स्पष्ट तौर पर लिखा गया है 3 नंबर में, आप देख भी सकते हैं कि SC ST अदर की जगह SC ST और OBC साफ साफ लिखा जाए। अब यह खबर इतनी बड़ी कैसे हो गई और OBC की जनगणना होना इतना जरूरी क्यों है कास्ट सेंसस में, इस पर हम आगे आपसे बात करेंगे। लेकिन पहले यह बता देते हैं कि पत्र में स्पष्ट तौर पर जिक्र किया गया है कि मलेश यादव नाम के एक शख्स ने सुप्रीम कोर्ट में जातिवार जनगणना कराने के लिए याचिका दाखिल कर रखी है। तो पत्र में यह भी अनुरोध किया गया है कि एनसीवीसी की तरफ से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव ही अपना पक्ष रखेंगे। यह पत्र और खबर इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि सरकार ने जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया था तो बहुत महिमा मंडन इस बात का किया गया था। जिस एनसीवीसी को आपने संवैधानिक दर्जा दिया था वही एनसीवीसी सर्वसम्मति से यह निर्णय ले रहा है कि जनगणना में ओबीसी की गिनती अलग से होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, अब यह भी आपको बता देता हूं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया 2017 में, मतलब मोदी सरकार आने के बाद। उस रोहिणी कमीशन को जिम्मेदारी दी गई, सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदारी दी गई कि ओबीसी को आप कई हिस्सों में बांटना है। उसको कहा गया वर्गीकृत करना, यह भी कहा गया कि आपको यह देखना है कि ओबीसी में किसका हिस्सा कौन ज्यादा खा रहा है, कौन कम खा रहा है। कहा यह गया, असली मकसद यह था कि ओबीसी जो आप अपने अधिकारों को लेकर के एकजुट हो रहा है उस ओबीसी की एकता को छिन्न भिन्न कैसे किया जाए। मैं ये बात यूं ही नहीं कह रहा हूं, इस बात को अभी प्रूव भी करूंगा। देखिए, रोहिणी कमीशन ने जो अपनी सिफारिश की और कब की, जिस समय पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल में विधानसभा चुनाव नजदीक आने थे, मतलब फरवरी के नजदीक में जाकर के उसने ये घोषणा करी कि ओबीसी की 2633 जातियों को 4 कैटेगरी में बांटा जाएगा। हालांकि राज्यों से भी सलाह लेनी थी, लेकिन उसको इस तौर पर प्रचारित किया गया मानो रोहिणी कमीशन की सिफारिश अब ये लागू कर ही देंगे। लेकिन उन सिफारिशों को जरा समझिएगा, आंकड़े हैं लेकिन आंकड़े आपको समझाए किस तरीके से जाते हैं। सामान्य अगर ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को यह समझाया जाए कि ओबीसी की 2633 जातियों में को हम 4 हिस्सों में इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि उनमें 1900 जातियां ऐसी हैं जिनको 3% से भी कम हिस्सेदारी ओबीसी आरक्षण में मिली है। और समझा देता हूं, मीडिया रिपोर्ट्स में जो आपको बताया गया है वो आंकड़े आपको समझाता हूं। उन्होंने कहा कि 983 जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला ओबीसी में। 994 जातियां ऐसी हैं जिनको 2.68% मात्र आरक्षण मिला है। इसलिए रोहिणी कमीशन ये सिफारिश करता है कि ओबीसी की 1900 के करीब जातियों को 10% अलग से आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही साथ रोहिणी कमीशन ने सिफारिश कर दी कि ओबीसी को 4 हिस्सों में 4 कैटेगरी में बांट करके उनको 2, 6, 9 और 10% आरक्षण दे दिया जाए।
कुर्मी, यादव, जाट जैसी जातियों के लिए उन्होंने कह दिया कि इनका पेट भर चुका है, ओबीसी का ज्यादातर हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, इसलिए इनको पहले वाली कैटेगरी में यानी कि 2% की कैटेगरी में रखा जाए। सामान्य तौर पर अगर किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को आप ये आंकड़े समझाएंगे तो उसको बात लगेगी कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन्हीं आंकड़ों के आलोक में मैं एक बात करना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस में ओबीसी की जनगणना, हालांकि मैं ओबीसी की जनगणना की नहीं, मैं जाति आधारित जनगणना की मांग करता हूं। क्यों करता हूं यह भी आपको आगे समझाऊंगा। जाति आधारित जनगणना का मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि सवर्णों की, सभी जातियों की अलग अलग गणना हो, ओबीसी की भी अलग अलग गणना हो और एससी की भी अलग गणना हो, ताकि यह क्लियर हो सके कि देश के ज्यादातर संसाधनों पर कौन लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। यह क्लियर हो सके कि किस जाति की संख्या कितनी है। यह क्लियर करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आपने बता तो दिया कि 1900 जातियां ऐसी हैं जिनको 3% से कम हिस्सेदारी मिली है, लेकिन आपने दूसरा पहलू नहीं बताया कि 733 जातियों को 97% हिस्सा ओबीसी का मिला है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जब तक आप ओबीसी की गणना नहीं कराएंगे, आपको कैसे पता कि देश में कुर्मी की आबादी कितनी है, यादव की कितनी है, जाट की कितनी है, बाकालिंगा समुदाय की कितनी है, नाई की कितनी है, दर्जी की कितनी है। पिछड़े वर्ग में दर्जी समुदाय के लोग भी आते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी यह भी आपको निकालना पड़ेगा। अगर दर्जी समाज के व्यक्ति से यह कह दो कि आपको तो 1-2% भी हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो आंकड़ों के हिसाब से उसको बात सही लगेगी। लेकिन जब उसको यह बताया जाएगा कि आपकी जनसंख्या भी तो कम है, तब उसको यह बात सही लगेगी। इसलिए बार बार सरकारें ओबीसी को उनकी सही गणना नहीं बता रही हैं। 2011 में लोगों के प्रयासों के बाद केंद्र की सरकार ने जाति आधारित जनगणना तो करवाई ओबीसी की, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक करने की हिम्मत कांग्रेस सरकार में नहीं पड़ी। 2014 में मोदी सरकार आ गई, 2019 में चुनाव होने थे लोकसभा के, तो 2018 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह को आगे किया गया और उनसे कहलवाया गया कि 2021 की जनगणना में हम कास्ट सेंसस यानी कि जाति आधारित जनगणना करवाएंगे। लेकिन जब प्रोफार्मा सामने आया 2021 की जनगणना का, तो उसमें ओबीसी का कॉलम गायब करके अदर कर दिया गया। इसलिए एनसीवीसी के सेक्रेटरी का जो पत्र सामने आया है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सेक्रेटरी के पत्र लिखने का मतलब कि वो चेयरमैन भगवान लाल साहनी के बिहाफ पर लिखा गया है। यानी कि एनसीवीसी खुद मानता है कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। उसके आंकड़ों को जुटाए बिना रोहिणी कमीशन की सिफारिशें या ओबीसी के संबंध में कोई भी निर्णय लेना पूरी तरीके से मिथ्या है, भ्रामक है और गलत है। एनसीवीसी ने इससे पहले भी 12 दिसंबर 2018 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत को पत्र लिख करके कहा था कि ओबीसी की जातिवार आबादी के हिसाब से उनका सर्वेक्षण कराने के लिए बजट का अलग से प्रावधान किया जाए। लेकिन 7 मार्च 2019 को जस्टिस रोहिणी ने मंत्रालय को पत्र लिख करके कहा था कि हम इस तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं कराना चाहते। यहीं से सरकार की रोहिणी कमीशन की असली नीयत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आप वास्तविक में ओबीसी को उसका हक देना चाहते हैं या ओबीसी को बरगलाना चाहते हैं? एक बात और आपको बता देता हूं समझने के लिए, जिनको ये लगता है कि ओबीसी का वर्गीकरण करने के बाद ओबीसी की बहुत छोटी छोटी जातियां जो मुश्किल से कोई आधा % है, कोई उससे भी कम है, 1% है, उनको उनका वाजिब हक मिल जाएगा, तो वो ध्यान रखें। इस समय केंद्र सरकार के पास यानी कि मोदी सरकार के पास एक हथियार है, NFS, नन फाउंड सुटेबल। मतलब कि वो कह देगी कि हमें कोई सुटेबल कैंडिडेट मिला ही नहीं, और वो ओबीसी को जो कह रही है कि हम 1900 जातियों को 8-10% रिजर्वेशन दे रहे हैं, उनको नन फाइंड सुटेबल कहने के बाद उस रिजर्वेशन को सवर्ण यानी कि जनरल के लिए आरक्षित कर देगी। यह आशंका नहीं है, अभी भी ऐसा हो रहा है। तमाम सारी जगह पर असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की भर्तियों में देखा गया है कि जहां पर सीट केवल ओबीसी एससी के लिए आरक्षित है, उसको एनएफएस करने के बाद, पूरी योग्यता रखने के बाद भी एनएफएस कह करके उस सीट को भरा नहीं जाता है।
फिर आगे चुपके से उस सीट को जनरल में तब्दील करके किसी सवर्ण कैंडिडेट को वहां भर लिया जाता है। रोहिणी कमीशन को अपनी सिफारिशें देने से पहले लोगों को यह भी बताना चाहिए कि केंद्र सरकार के 42 मंत्रालयों में ग्रुप ए की नौकरी में ओबीसी मात्र 16.51% है, बी की नौकरियों में 13.38% है, सी की नौकरियों में 21.25% है। यह भी बताने की जरूरत है कि 30 राज्यों के 54 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी के मात्र 9 प्रोफेसर हैं। ये कौन बताएगा? सबसे बड़ी बात यह है, ओबीसी को यह समझना चाहिए कि आपका प्लॉट अभी दूसरे के कब्जे में है। प्लॉट दूसरे के कब्जे से खाली कराए बिना ही आप इस बात के लिए उलझने लगे कि कौन प्लॉट पे ज्यादा कब्जा जमाए है, कौन कब्जा कम किए है। अभी आपको 27% प्लॉट पर ही कब्जा नहीं मिला है, जबकि अगर ओबीसी की जनगणना करा ली जाए तो उसकी आबादी 50% से ज्यादा ही निकलेगी, कम नहीं निकलेगी। 1931 की जनगणना को अगर आधार बनाया जाए तो मेरी ये बात गलत साबित नहीं होगी। और केंद्र सरकार की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को के भी पेट में तकलीफ हुई और उसने ओबीसी को उसका हक दिलाने के लिए, ओबीसी के अन्य जातियों को उसका हक दिलाने के लिए राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से वर्गीकरण का खेल खेला जाने लगा। सामान्य तौर पर एक बात यह समझिए कि ओबीसी की वो जागरूक जातियां जो अभी ओबीसी के मुद्दों पर तमाम सारी लड़ाइयां लड़ती हैं अपनी जागरूकता के कारण या नौकरियों में ज्यादा होने के कारण, कहीं ना कहीं सरकार की यह मंशा नजर आती है कि ओबीसी को इतने हिस्सों में बांट दिया जाए कि उसके लिए लड़ाई लड़ने वाली जो जातियां हैं वो अपने आप मन मार करके बैठ जाएंगी, तो ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई आगे नहीं रह पाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर ओबीसी का उत्पीड़न जो अभी किया जा रहा है, धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर उस उत्पीड़न को और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। जब वर्तमान समय में ओबीसी का इतना बड़ा हाथी पत्थर उछाल करके जब उनके घर पे फेंका जाता है तो आराम से चिर निद्रा में उसके मालिक सोए रहते हैं, चाहे लेटरल एंट्री करवा दिए जाए, चाहे उनका हक मार लिया जाए, चाहे उनको पूरा आरक्षण न दिया जाए। तो ऐसे में जब 4-4, 5-5 हिस्सों में ओबीसी को बांट दिया जाएगा तो आखिर उसकी लड़ाई लड़ने कौन आएगा? इस बात को इस नजरिए से बिल्कुल मत समझिएगा कि मेरे नाम के बाद में पटेल लगा है। जरा सोच करके देखिएगा, विचार करके देखिएगा कि वास्तव में सरकार की मंशा ओबीसी के यूनिटी को तोड़ने की है या ओबीसी की अन्य जातियों को उसका वाजिब हक देने की है। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो मैं सरकारों से अनुरोध करता हूं कि अगर नीयत आपकी ठीक है तो आप केवल ओबीसी की ही नहीं, खैर आप ओबीसी की कराने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपसे मांग करता हूं कि आप संपूर्ण सवर्ण वर्ग की भी जाति आधारित जनगणना करा दीजिए। उसमें समझ में आ जाएगा कि सवर्णों में ब्राह्मणों के पास कितना हिस्सा है, उनकी संख्या कितनी है, ठाकुरों के पास हिस्सा कितना है, उनकी संख्या कितनी है। उस आधारित जनगणना में आपको समझ में आ जाएगा कायस्थ सवर्णों के एसटी वर्ग में ही आएंगे। इसलिए जो वास्तव में जागरूक लोग हैं वो ओबीसी सेंसस ना कह करके जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, ताकि ये क्लियर हो सके कि केंद्र सरकार की नौकरियों में, आईएएस आईपीएस में, सचिव में, मंत्रालयों में, कुलपति में, प्रोफेसर्स में, पीएसयू में और देश के उद्योगपतियों के अलावा देश के विभिन्न संसाधनों पर, जमीन से लेकर के बड़े बड़े मकानों में, बड़े बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े फ्लैट्स में, आखिर देश में किन जातियों का कब्जा है और उनकी संख्या कितनी है। जब यह क्लियर हो जाएगा तब मैं मानूंगा कि केंद्र सरकार वास्तव में इस देश के संसाधनों का सही बंटवारा करना चाहती है। चलते चलते पिछड़े और वंचित वर्ग के उन पुरोधाओं को भी नसीहत, जो सत्ता से बाहर होने के बाद तो बहुत रोटते पीटते हैं लेकिन सत्ता में रहते हुए वो काम नहीं कर पाते जो काम उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कर दिया, जबकि वो पिछड़े वर्ग से नहीं आते, कायस्थ बिरादरी से आते हैं। उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों के जायजे के लिए अलग से सर्वेक्षण कराने का निर्णय ले लिया है। वहां के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 26 फरवरी को इस सर्वेक्षण को मंजूरी भी दे दी है। 1 मई से 20 मई के बीच वहां सर्वेक्षण कराने के बाद यह देखा जाएगा कि ओबीसी की आबादी कितनी है और उसमें किसको कितनी हिस्सेदारी मिली है। यह काम तथाकथित
सामाजिक न्याय की बात करने वाली सरकारें विभिन्न राज्यों में नहीं कर पाईं। इसलिए अनुरोध है कि देश के पिछड़े वर्ग को केवल जाति के आधार पर नहीं बल्कि वास्तव में एक वर्ग के आधार पर जागरूक होने की जरूरत है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है